फैमिली में। और अभी जो हमारा 9th क्लास की जो ज्योग्राफी चल रही थी और ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहे थे, तो ज्योग्राफी में हमने अभी तक ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारा ये सीरीज चल रहा है, ये चौथा चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे। एक्चुअली में बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं ये दिल्ली सरकार की जो सपोर्ट मटेरियल यहाँ पे देती है स्कूल्स में, उस सपोर्ट मटेरियल को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि सपोर्ट मटेरियल में नोट्स टाइप का दिया हुआ है, जो मेन टॉपिक है यहाँ पे वो दिए हुए हैं, और इसे कम शब्दों में हम अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम्स में हम इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करके फायदा उठा सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये रहने वाला है जलवायु पे। अच्छे से हम इसको समझेंगे और अपने नॉलेज को गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बातें दी हुई है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मानसून। तो यहाँ पे बात हो रही है मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। तो जो अरबिक भाषा है ना, वहां से इस वर्ड को लिया गया है जो है मानसून। एक्चुअली में यहाँ पे जो है अरबी भाषा में शब्द मौसमी का, मौसम का मतलब मौसम से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मानसून जो लिया गया है वो लिया गया है मौसम से, और जिसका मीनिंग होता है मौसम। तो ये हम याद रखेंगे कि जो मानसून है वो किस शब्द से लिया गया, किस भाषा से लिया गया, तो अरबिक से। और जो मौसम होता है, और मौसम का जो अर्थ होता है वो होता है मौसम। तो यहाँ पे मौसम का मतलब यहाँ पे मानसून। सेकेंड पॉइंट कह रहा है किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि किसी भी क्षेत्र का जलवायु कैसे कैसे प्रभावित होगा, तो इसके लिए जो क्या क्या कारक है, तो वो तो पहला कारक यहाँ पे दिया हुआ है अक्षांश, दूसरा कारक यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई, तीसरा कारक दिया हुआ है वायु दाब, ठीक है, तीसरा कारक दिया हुआ है पवन, ठीक है, पवन तंत्र, चौथा कारक है समुद्र से दूरी, और इसका जो पांचवा कारक है यहाँ पे महासागरीय महासागरीय धरातल। ये सब क्या है, इसके कारक है। इसकी वजह से क्या होती है ना कि जलवायु में परिवर्तन आते हैं। तो इसे हम आगे चल करके और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये अक्षांश क्या होता है। एक्चुअली में अक्षांश के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा जो अर्थ है ना वो गोल है, और अर्थ के सेंटर से जो एक लाइन जाती है, जो काल्पनिक रेखा, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, या हम बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर में एक होती है कर्क रेखा, और नीचे में होती है मकर रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसे बोलते हैं मकर रेखा। तो ये सब अक्षांश है। ये कुल पृथ्वी पे ना बहुत सारे लाइंस ऐसे खींचे हुए, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। और ये अक्षांश और देशांत रेखा के बीच में जो है ना सन साल में हमेशा पैरेलल पड़ती है, कभी यहाँ पे पैरेलल पड़ती है, कभी यहाँ पे पैरेलल पड़ती है। इसी के बेस में क्या होता है, मौसम चेंजेस होते हैं। अगर आपको इसको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, सन कहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ता है, कैसे ठंडी और गर्मी होती है, ये सारा चीज हम समझा देंगे डिटेल्स लेक्चर में। यहाँ पे तो हम शॉर्ट कर रहे हैं। अब अगला वर्ड एक आता है लू। लू जो है ये भू धूल भरी सॉरी ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है, जो मई से जून, कौन से महीने की? मई से जून के दिनों के समय भारत के उत्तर, मतलब कि क्या है, भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। तो उत्तर का मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारा प्यारा देश भारत, ऊपर वाली भाग हो गई उत्तर, नीचे वाली भाग हो गई दक्षिण। तो इस वाले एरिया में लू चलती है। इस वाले एरिया में क्या चलता है? लू चलता है। तो ये चीज कह रहा है उत्तर पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम ये होता है, इस साइड के एरिया को हम पश्चिम बोलते हैं। तो ये जो एरिया हमारा हो गया, इस एरिया में लू चलेगा, इसी को बोलते हैं उत्तर पश्चिम बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होता है वो होता है मासीरामन, जो कि तुम्हारा कहाँ है, कहाँ पे है? ये बताओ, कमेंट बॉक्स में पिन करो कि मासीरामन कहाँ है। भारत का ही स्टेट है, और भारत के स्टेट का एक जगह है मासीरामन, वहीं पे यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आप बताओ स्टेट का नाम बताओ। ठीक है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मानसूनी जलवायु कहते हैं, कहा जाता है। और वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ आती है। तो जब भी वर्षा होता है ना, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, जो हवाएं होती है वो समुद्र से स्थल की तरफ आती है। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे समुद्र है, इस एरिया में समुद्र है, तो यहाँ से क्या होती है ना, यहाँ की हवाएं कहाँ आती है? स्थल की तरफ आती है, और यही वाष्प लेकर के आता है और भारत में बारिश का कारण बनता है ये। ठीक है,
तो चले जाते हैं जिन्हें हम मानसूनी पवन कहते हैं। कौन सी पवन कहते हैं? मानसूनी हवाएं या पवने कहते हैं। मानसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा गया है। तो ये दोनों को हम अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे है मानसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा गया। पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम देखते हैं भारत का मैप। तो ये समझ लीजिए, तो ऊपर में है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है, और ये है आपका पश्चिम और ये है आपका पूरब। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी, तो ये आपका हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो इसके बीच वाले एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। मानसून का मतलब कि यहाँ से जो पवने जो भारत के धरातल पे जाती है वो बारिश का कारण बनती है। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद है उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये देखिए ये है उत्तर है और ये पूरब है। अब यहाँ से जो पवने जाती है इस तरफ, ये इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। तो ये अरब सागर से जाती है, ये बंगाल की खाड़ी से जाती है। तो ये दोनों पवनें क्या होती है? मुख्यतः बारिश के कारण बनती है। अब यहाँ पे कह रहा है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। तो ये वाली जो मानसून जो अरब सागर से जाती है, इस मानसून से ज्यादा बारिश का कारण बनता है। भारत की ऋतुएं, भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतु पाई जाती है। तो पहला ऋतु है हमारा शीत ऋतु। उसके बाद है शीत ऋतु कब होती है? नवंबर से फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद है मध्य नवंबर का मतलब कि आधे नवंबर से लेकर के फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर के मई तक होती है, मतलब गर्मी का समय रहता है। उसके बाद वर्षा ऋतु है जो कि जून से लेकर के सितंबर तक होती है। अब चौथे नंबर में लौटते हुए मानसून की ऋतु जो कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। तो ये चीज, ये चारों पॉइंट आप याद कर लेना इसे। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन से मानसून कौन से महीने में आते रहते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा। अगले टॉपिक की तरफ हम देखते हैं कि भारत के जो मानसून, जो प्रमुख 4 मानसून है इसके बारे में। तो पहला होता है सर्दी, फिर गर्मी, उसके बाद आता है वर्षा, उसके बाद आता है कि पीछे हटने वाले मानसून तो कुछ क्षेत्रों के अंतराल में यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगला टॉपिक यहाँ पे कह रहा है कि ठंड मौसम की ऋतु शरद ऋतु कैसे होती है। तो सबसे पहले है यह उत्तर भारत में मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी के अंत तक रहता है। तो एक्चुअली में क्या है, कहाँ से शुरू होता है? ये नवंबर के मिड से शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। मध्य भारत, बात यहाँ पे क्या हुआ? उत्तर भारत। कौन सी भारत की बात हुई है? उत्तर भारत। तो फिर भारत का मैप देखिए, और ये उत्तर वाली एरिया है। तो इस वाले एरिया में क्या रहता है? ठंडी रहता है। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब वगैरह, इन सब में क्या रहता है? ठंडी रहती है। तो मतलब कि उत्तर भारत, ये देख लिया आपने, लोकेशंस देख लिया। कब से शुरू होता है? ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक ठंडी रहती है। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घटता है। दक्षिण का मतलब नीचे वाला पार्ट, ये है दक्षिण, ठीक है। दक्षिण से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। तो जैसे ही दक्षिण से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा। तो जैसे ही तापमान घटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ठंडी ज्यादा होगी और यहाँ पे ठंडी क्या होगी? कम होगी। तो इसीलिए साउथ में जो है ना वो ठंडी बहुत कम होती है। अब यहाँ पे कह रहा है दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। दिन क्या होगी? गर्म होगा और रातें क्या होगी? ठंडी होगी। इसीलिए रात में हमें ज्यादा ठंड लगता है। भारत में पाला पड़ना आम बात है। पाला का मतलब ज्यादा ठंडी हो जाती है। और हिमालय के उच्च ढलानों पर बर्फ रहती है। तो जो हिमालय पर्वत है, जो हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था, और हिमालय पर्वत की जो चोटी होती है या हिमालय जो होती है उसके आसपास में बर्फ वगैरह पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि शिमला वगैरह में बर्फ पड़ने लगा, उसी तरह कश्मीर वगैरह में बर्फ पड़ने लगा। तो ये सब ठंड के मौसम में होना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्या होती है? टेम्परेचर कम हो जाती है, इसके वजह से बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश भर में चलती है। तो उत्तर और पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो सारे देश में चलती है। अब उत्तरी भारत में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र है। मतलब उत्तरी भारत में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र
विकसित होता है और हल्की मंद पवने, मंद का मतलब क्या होता है, धीमी पवने इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से बाहर की ओर चली जाती है। ये हमारे उत्तरी भारत के बारे में बताया हुआ है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम। अब आगे आगे है हमारा ये टॉपिक दिया हुआ है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि क्या क्या कारण है जो भारत की जलवायु का देश से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला कारण है अक्षांश। ठीक है, अब ये जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यहाँ पे टॉपिक है, इसके कारण क्या क्या ये है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तब ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि अक्षांश रेखाएं जो होती है, ये जो रेखाएं होती है इसको हम बोलते हैं अक्षांश, और देशांतर रेखा जो है जो कुछ इस तरीके से होती है। अगर अक्षांश और देशांत को और बेटर में आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में पिन करो, मैं आपको अक्षांश और देशांत की सेपरेट लेक्चर में दे दूंगा। तो अक्षांश, जितना विषुवत रेखा के से ऊपर जाए उतनी ही ठंड बढ़ेगी। तो विषुवत रेखा का मतलब क्या है कि पृथ्वी पे एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। तो विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो उतना ही ठंड क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही चीज कह रहा है कि हम ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो ठंड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या है, पृथ्वी की वक्रता के कारण जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो सौर ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। तो मतलब कि ये जो है ना, ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम जैसे जाते हैं ना, तो यहाँ पे सनलाइट जो है ना वो कम एनर्जी में पहुंचती है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि यहाँ पे ठंड जो है धीरे धीरे ऊपर में बढ़ने लगती है। उसके बाद है देशांतर, जितना हम ऊंचाई की ओर जाएंगे उतना ही ठंड जलवायु होगी। कारण क्योंकि ऊंचाई बढ़ते के साथ साथ वायुमंडल की संघटता और तापमान घटते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे तो वायुमंडल की सघनता, सघनता का मतलब क्या है कि कम जगह में ज्यादा चीज रहती है, और विरल का मतलब क्या होता है, ज्यादा जगह में कम चीजें रहेंगी। तो सघनता में और तापमान में घटेगा, तो सघनता और तापमान घटेगा तो ऑब्वियसली बात है ठंडी बढ़ेगी। दो कारण तो हमें समझ में आ गया। तीसरा कारण है समुद्र से दूरी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा देश है, अगर मान लो कि ये एरिया समुद्र का है तो इस वाले एरिया में क्या होगा कि बारिश ज्यादा होगा, न ठंडी ज्यादा होगी न गर्मी ज्यादा होगी। लेकिन इस वाले एरिया में क्या होगा, बारिश भी ज्यादा हो सकता है, ठंडी ज्यादा हो सकता है, गर्मी ज्यादा हो सकता है। तो समुद्र वाले में क्या होता है ना एक्चुअली में, कि यहाँ से पानी गर्म होता है और ये इवोपरेट भाप स्थल की तरफ जाता है। ये क्या होता है ठंडी में, तो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे गर्म हवाएं मिल जाती है। तो फिर यहाँ से क्या होती है, गर्म हवा, गर्मी के समय में गर्म हवा ये समुद्र की तरफ चलाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे ठंडी हो जाती है। तो ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है समुद्री एरिया में। अगर ये भी आपको सेपरेट समझना है तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसके भी सेपरेट हम वीडियो बना देंगे कि गर्मी के समय में यहाँ पे ना ज्यादा गर्मी लगती है, ना ठंडी के समय में ना ज्यादा ठंडी लगती है, कोस्टल एरिया में जो घिरे हुए हैं। अब जितना दूर कोई भी स्थल समुद्र से होगा उतना ही विषम जलवायु वहां होगा। तो विषम जलवायु का मतलब होता है कि समुद्र से जितना दूर रहेंगे हम उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, जलवायु चेंज होते रहेंगे, और समुद्र से जितना पास रहेंगे उतना ही जलवायु क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। अब यहाँ पे दूरी के साथ साथ समुद्र का माध्यम प्रभाव भी जल समीर घट जाता है, इसके कारण होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है महासागरीय धारा। अब किसी तटीय क्षेत्र की जलवायु जलवायु दशाएं वहां से गुजरने वाली गर्म एवं ठंडी धाराओं से प्रभावित होती है। तो गर्म और ठंडी हवा से प्रभावित होती है क्योंकि ठंडी या गर्म धारा अपने अपने स्वभाव के अनुसार तटीय पवनों की प्राकृतिक को बदलती है एवं जलवायु को प्रभावित करती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठंडी या गर्म हवा धारा अपने स्वभाव के अनुसार बदलती है। जो मैंने यहाँ पे समझाया था कि जो गर्म हवाएं हैं वो तट की तरफ जाता है और जो ठंडी हवा ये इधर आता है, ये ठंडी के समय में हो जाता है। और गर्मी के समय में उल्टा होता है, जो गर्म हवा है वो समुद्र की तरफ आता है, जो ठंडी हवा है
वो स्थल की तरफ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मौसम एक जैसा रहता है, तो वही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है। अगला पॉइंट है पृथ्वी का धरातल व स्थल। पृथ्वी का धरातल व स्थल, अब यह है स्थलीय स्वरूप, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठंडी और गर्म पवने, ठंडी एवं गर्म पवनों के लिए बाधक बनकर वर्षा वर्षा या वर्षा छाया क्षेत्र बनाने का कारण बनता है यहाँ पे। उसके बाद है अपनी ऊंचाई एवं आकार के कारण ये पवने को रोक कर किसी स्थल पर जलवायु को प्रभावित करती है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि ये पहाड़ है, आप और पहाड़ है और यहाँ से क्या हुआ, पवन आई, ठीक है, इवोपोरेट होकर के पवन समुद्र से आई, तो ये क्या करेगा, पहाड़ इसे रोक लेगा, और ये पवन को रोकेगा ना, तो ये क्या है, इसमें वाटर वेपर्स रहेंगे, और ये क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे बारिश का रूप ले लेगा। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे पहाड़ है और वो समुद्र का भी एरिया सटा हुआ है, तो वहाँ पे बारिश ज्यादा होता है। तो जो अभी जो मासीरामन पढ़े ना, इसका यही कारण है, लेकिन आपको नाम बताना है स्टेट का कि मासीरामन कौन से स्टेट में है। अब वायु दाब एवं पवन तंत्र, ये किसी स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो मतलब कि वायु दाब जो है, जो एयर प्रेशर है, वो किस पे डिपेंड करता है, अक्षांश और ऊंचाई पे डिपेंड करता है कि वो जो स्थल वो कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। इसी प्रकार किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके कारण क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ये देखा होगा कि जो भी लोग क्लाइंबिंग करते हैं ना, पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं, तो उसके अपने साथ क्या करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है साथ में। इसका रीजन यही है कि हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं ना, तो एयर का प्रेशर कम हो जाती है और वहां पे एयर कम रहता है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि जब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घट जाता है और पवने उच्च वायु दाब क्षेत्र की ओर फेरल के नियम के अनुसार बहती है। तो फेरल्स का नियम अब क्या है, इसके बारे में अगर आप चाहते हो तो इसके बारे में बता दूंगा, पहले आप बता देना कि हाँ फेरल का नियम भी हमें पढ़ना है, फेरल नियम क्या है। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक हम देखते हैं अक्षांश, जो कि मैं बता चुका हूँ कि अक्षांश रेखा क्या है। उसके बाद है उच्चावच लक्षण से, मतलब कि कहीं पे मतलब कि हाइट है, कहीं पे लो है, कहीं पे ज्यादा हाइट है, फिर कहीं पे प्लेन है, ये है। महासागरीय धाराएं, मतलब कि महासागर की जो धारा है उसके चलने का भी रूप हो गया। समुद्र से दूरी हो गया। उसके बाद है वायुदाब एवं पवन तंत्र, ये अलग चीज है। उसके बाद है तू सुगंगता, मतलब ऊंचाई होता है। ये सब कारण है भारत की जलवायु को प्रभावित करने के, ये सारे कारण हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर मान लीजिए कि जो लेक्चर है, लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इम्प्रूव करूंगा। एक्चुअली